नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल बहुत ही खास होने वाला, क्योंकि ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि जब से 1 साल पहले, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर से आर्टिकल 370 और 35A को जब एब्रोगेट किया गया, वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि इस संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के तमाम तरह के योगदान के बाद, समर्पण के बाद इसे पूरी तरह से हटा दिया गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि जिस बात का, जिस चीज़ों का हवाला देकर इसे हटाया गया कि अब इस राज्य में न के बराबर होगा, जिस तरह से वहाँ पर कट्टरपंथियाँ हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ पे सेपरेटिस्ट जो हैं राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, जिस तरह से तमाम तरह के देख सकते हैं अटैक होते रहते हैं हमारे देश के सेनाओं के ऊपर, आतंकी गतिविधियां वहाँ पे संचालित की जा रही, बड़े बड़े शिविर लगाए जा रहे हैं, नए नए बच्चों को गलत दिशा में भेजा जा रहा है कुछ मौलवियों के द्वारा। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसे लिखा आलोक बंसल जी ने। आज जो विषय देखिए दोस्तों, लिखा दिखने लगे परिवर्तन के परिणाम। जम्मू कश्मीर यदि कभी अवसर मिले तो ज़रूर जाइएगा घूमने के लिए। मैं चूँकि गया हूँ 5-7 साल पहले। मतलब जम्मू तो बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके है, ठंडी बहुत है, पर जब आप जैसे ही कश्मीर में एंट्री करेंगे ना, पूरा पहाड़ी एरिया है। मतलब जैसे आपको लगेगा कि कोई कल्पना का शहर हो, मतलब कुदरत ने कैसे बनाया होगा इसे। और जो पहाड़ों पे घर हैं, कुछ जानवर वहाँ पे जैसे अपनी भूख मिटाने के लिए उस पहाड़ों पे चढ़ के पत्तियाँ खा रहे हैं। मतलब ऐसे दुर्गम स्थानों पर आप हैरान हो जाएंगे। पर आपको जब सुबह होगा ना, तो मानो ऐसी प्राकृतिक सुंदरता आपने कभी नहीं देखा होगा। सच बता रहा हूँ, मैं उस जगह पे गया हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। वहाँ के लोग भाई लंबे लंबे गोरे गोरे होते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। ठंड वहाँ बहुत होती है, इसलिए ठंडी के समय मत जाइएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। केंद्र सरकार ने गत वर्ष 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और धारा 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर राज्य की नियति में एक नया अध्याय जोड़ा। उस अनुच्छेद और धारा की अतीत में भले ही कोई प्रासंगिकता रही हो, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका कोई औचित्य नहीं रह गया था। उनके कारण यह क्षेत्र एक प्रकार से अलग थलग पड़कर अतीत की जंजीर में ही जकड़ा हुआ था। ऐसे में मोदी सरकार ने इन बंदिशों को तोड़कर संसाधन संपन्न इस क्षेत्र में संभावनाओं की नई तान को छेड़ा। इससे भी महत्वपूर्ण सरकार द्वारा राज्य के विभाजन का दाव रहा, जिसमें सूबे को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। इससे लद्दाख में विद्यमान विपुल संभावनाओं के मूर्त रूप लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि इसे यूटी क्यों घोषित किया। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश करते हैं, जो पूरी तरह से केंद्र के माध्यम से संचालित होता है, ठीक है। और वहाँ पे एलजी प्रमुख होता है, जो गवर्नर होते हैं। तो दोस्तों लद्दाख को इसलिए एक अलग से यूटी घोषित कर दिया गया, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे लद्दाख की तरफ से जम्मू कश्मीर के ऊपर कि जितने आर्थिक पैकेज की घोषणा होती है वो ज़्यादातर आर्थिक पैकेज जम्मू कश्मीर के अंदर ही खत्म हो जाता है, और लद्दाख वर्षों से उपेक्षा का शिकार होता रहा है। और आज भी किस हीन भावना से इसे देखा जाता है। डेवलपमेंट के नाम से यहाँ पे मात्र राजनीति की जाती है और वोट बैंक की नज़र से मात्र लद्दाख को देखा जाता है। इस वजह से दोस्तों लद्दाख बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही दुर्गम है। पर यदि देखा जाए नेशनल सिक्योरिटी के विषय में, तो दोस्तों जो लद्दाख का इलाका है वो पाकिस्तान और चाइना से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यदि वहाँ पे केंद्र के द्वारा शासन होगा तो उसमें बहुत बड़ी सर्विलांस रखी जा सकती है, इसलिए भी ऐसा माना जा सकता है। यह इलाका जम्मू कश्मीर पुछल्ला मात्र बनकर रह गया था। बदलाव की बयार से केवल लद्दाख ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी अवसरों को नए द्वार खुले हैं। चूँकि अब इस परिवर्तन को साल भर बीत चुका है, इसलिए यह समय इसकी था लेने का कि आखिर इन दोनों इलाकों में क्या बदलाव आया है। जैसा कि पहले भी चर्चा की गई कि अब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पुछल्ला नहीं रह गया है, बल्कि अब इस क्षेत्र को पंख लग गए हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में अब इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। अलग राज्य के रूप में यह क्षेत्र भले ही 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया हो, लेकिन इसके परिणाम काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं।
फरवरी 2020 से पूरे लद्दाख में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों में भी बिजली मुहैया कराई गई है। सर्दियों में बर्फबारी के दौरान इसकी अहमियत अलग को से समझने की आवश्यकता नहीं। पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन यह कुछ महीनों के दौरान ही चलता था, परंतु अब पर्यटन गतिविधियां साल भर चल रही हैं। तो आपको बता दें, यदि कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि एडिटोरियल बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, एक तरह से प्रमोशन किया जा रहा है बीजेपी रूलिंग पार्टी का, तो आप भी जाकर वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे जायज़ा ले सकते हैं कि किस तरह के वहाँ के हालात हैं, किस तरह की जो वहाँ की आवाम है, जनता किस तरह से जी रही है, या फिर 370 और 35A का एब्रोगेट करने के बाद वहाँ की जनता इसके फेवर में है या अपोज में है, इसके समर्थन में है या फिर विरोध कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दें, जितने कुछ लोग हैं, हमारे मित्र भी हैं, ठीक है। जब हम लोग शिमला में पढ़ते थे तो शिमला के दौरान क्या होता था, जब हम लोग BBA किए हैं, ठीक है, BBA के दौरान वो लोग मिले थे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे आप बोलते हैं। तो आपको बता दें, तो कई सारे दोस्तों, तो उनका जो झुकाव है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, हमें अच्छा हुआ। जो लोग दुखी हैं ना, वो बस राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि उनकी जो है सत्ता, वो अब ये महसूस कर रहे हैं अब किस विषय को लेकर हम यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, किस विषय को लेकर हम केंद्र या अदर पार्टियों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है, आपको देखना चाहिए कि एजुकेशन है मुद्दा, कुपोषण स्टार्वेशन है मुद्दा, वुमेन सिक्योरिटी मुद्दा है, विकास मुद्दा है। ऐसी बातों का आप उठाइए ना। आप ऐसी पेचीदा में क्यों फंसे हुए हैं जिसका ज़्यादातर श्रेय पाकिस्तान जैसा देश लेता था। इसी तरह श्रीनगर कारगिल रोड और मनाली लेह रोड को भी पहले की तुलना में महीने भर पहले खोल देने से आवाजाही, इसको आवाजाही पढ़ेंगे, गलत लिखा है, और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुगम होने के साथ और बेहतर हुई है। एक नई गतिशील और जीवंत लद्दाख का खाका तैयार किया गया। स्थानीय परंपराओं वाली चिकित्सा पद्धति सेवा रिगपा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ एक शोध संस्थान स्थापित किया जा रहा है, ताकि तिब्बती चिकित्सा के प्रशिक्षित चिकित्सक तैयार हो सके। लद्दाख विश्वविद्यालय भी शुरू हो गया, एक होटल प्रबंधन संस्थान बन रहा है, एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल गई है। वहीं कारगिल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की योजना तैयार की जा रही है। दूर दराज के इलाकों में भी नई चमक देखी जा सकती है, जहां करीब 786 नए MSME को स्वीकृति मिल चुकी है। विंटर गेम्स भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और लद्दाख जल्दी विंटर टूरिज्म के एक प्रमुख अड्डे के रूप में उभरेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी साल भर संबल मिलता रहेगा। मैं आपको बता दूं, मैं भी हो सकता है लद्दाख जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, पर दोस्तों वो नेचुरली इतने खूबसूरत प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, मानो प्रकृति ने अपने हाथों से एक एक चीज़ को बहुत सावधानी से और बहुत बढ़िया कारीगरी से रखी हो। तो ऐसे में दोस्तों, जो टूरिज़्म का वहाँ पे डेवलपमेंट है, जो टूरिज़्म के लिए नए नए इनोवेशन है, अवसर हैं, यदि वहाँ पे इस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाए तो दोस्तों पूरा रेवेन्यू जनरेट कर देगा टूरिज़्म के माध्यम से वो स्टेट। तो केंद्र सरकार को प्रिविलेज देना चाहिए कि पूरी तरह से उसे पूरी टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए और साल भर लोग वहाँ पर आएँ, अपनी छुट्टियाँ बिताएं, आनंदमय हों, ठीक है। यहाँ नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, वहीं कारगिल में सामान्य उड़ानों के संचालन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो आपको बता दें, लद्दाख के अंदर ही कारगिल है, और कारगिल इस कह सकते हैं एक ज़िला है जहाँ पर कारगिल का युद्ध हुआ था। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अनुच्छेद 370 की जकड़न से मुक्ति के बाद यहाँ भी देश के अन्य भागों में परिवर्तित कानून लागू हो गए हैं, जो मौजूदा दौर की ज़रूरतों के हिसाब से बेहद ज़रूरी है। अभी तक वाल्मीकि समुदाय के लोगों को केवल साफ सफाई और गोरखा समुदाय के लोगों को महज चौकीदारी का ही काम मिलता था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं बात करूँ जो अनुच्छेद 35 है, इसको एब्रोगेट, उसको ख़त्म करने से वहाँ पे क्या वहाँ के लोगों, वहाँ के जो आवाम है, उनको कितनी सहूलियत मिली। तो दोस्तों देख सकते हैं, जो वाल्मीकि समाज यहाँ पे लिखा और जो गोरखा समुदाय हैं, उनको मात्र चौकीदार का ही काम मिलता था। और वाल्मीकि समाज क्या करता था, नालों की सफाई करता था, जो उसके साथ जन्मजात लगा था। अब वो सफाई करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, मानो एक काला धब्बा हो।
तो समाज के लोगों ने ही जो काला धब्बा दिया था उस जाति को, जो पूरी तरह से उनका शोषण हो रहा था, पर वो बात किसके सामने रखें, जिनकी 3-4 पुश्तें वहीं पे दफन हो गई दोस्तों, फिर भी वो अपने आप को मात्र एक रिफ्यूज़ी, एक शरणार्थी के रूप में महसूस करने लगा। तो इसका प्रभाव तो हुआ ना। जो लोग उपेक्षा के शिकार थे, जिन लोगों को उन तमाम तरह के रिजर्वेशन प्रिविलेज दायरों से बाहर रखा गया था, अब तो उनके लिए सबसे बड़ी गौरव की बात होगी। लेकिन अब उन्हें इन बेड़ियों से मुक्ति मिल गई। महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़ा प्रतिगामी कानून भी काबलियत हो गया। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कदम उठाए गए। सत्ता के विकेंद्रीकरण की कवायद को भी अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया गया है। 13 वर्षों बाद शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोकतांत्रिक संस्थानों को न केवल वित्तीय मदद मुहैया कराई जा रही है, बल्कि उन्हें पर्याप्त शक्ति और अधिकार भी दिए जा रहे हैं ताकि वे स्थानीय मामलों को प्रभावी तरीके से संभाल सकें। इससे नए राजनीतिक नेतृत्व का उभार हो रहा है, जबकि इससे पहले यहाँ की राजनीति कुछ परिवारों के वर्चस्व का अखाड़ा ही बनी हुई थी। उसमें आप उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद मुफ्ती जैसे बड़े राजनीतिक चेहरों का जिक्र कर सकते हैं। ये लोग पूरी तरह से जो भी राजनीतियाँ करते थे वहाँ की आवाम को बरगलाते थे। बस 370 हटने नहीं देंगे, हट गया तो उखाड़ देंगे, अराजकता फैला देंगे। यदि ये हटा तो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक नाइंसाफ़ी होगा। ऐसे तमाम झूठे प्रलोभन के माध्यम से लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। यहाँ की अथाह आर्थिक संभावनाओं की राह में अनुच्छेद 370 एक अवरोध बना हुआ था, जिसकी हटने के बाद से स्थिति बदल गई। यहाँ 20,000 मेगावाट पन बिजली की क्षमताएँ हैं, लेकिन 7 दशक के दौरान महज 3500 मेगावाट बिजली उत्पादन ही संभव हो सका। अब कई अटकी हुई परियोजनाओं की किस्मत ने पलटी खाई है और 1000 मेगावाट की पाकल दुल और 124 मेगावाट की खीरू परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कनेक्टिविटी आर्थिक विकास एक अहम कड़ी है और सदियों के दौरान घाटी का संपर्क शेष भारत से कट जाया करता था, लेकिन अब ऑल वेदर रोड और नई सुरंगों के जरिए हालात बदल रहे हैं। रेल संपर्क का भी विस्तार हो रहा है और 2 साल के भीतर दिल्ली से श्रीनगर के बीच रेल के जरिए सफ़र संभव हो सकता है। जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर भी विचार हो रहा है। यहाँ सभी घरों में 100% विद्युतीकरण हो चुका है, यहाँ तक कि बड़े बड़े गाँव को सीधे ग्रिड से जोड़ दिया गया है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुँचाने की योजना पर भी काम हो रहा है। नए शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। जम्मू में IIT और कश्मीर में एम्स का काम तेज़ी से हो रहा है। सोचिए, जो व्यवस्थाएं पिछले बहुत पहले हो जानी थी उन राज्यों में, पर वहाँ की राजनीतिक जो पार्टियां थीं तमाम तरह के हस्तक्षेप के माध्यम से वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप हों, जिससे यहाँ की आवाम जानकार हों, फिर अपने अधिकारों को मांगे, फिर उनका शोषण ना हो पाए। ये लोग वही लोग हैं जो चाहते थे कि इस प्रकार की चीज़ें ना आए। वस्तुओं की आवाजाही की राह में आने वाले रोड़े हटाए जा रहे हैं। इस प्रकार देखें तो काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन वास्तविक बदलाव तभी दिखेगा जब यहाँ निजी क्षेत्र निवेश के लिए आगे आएगा। इसके लिए दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज स्थापित करने की आवश्यकता है। पर्यटन और पन बिजली के अलावा जहां जम्मू कश्मीर में दवा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए, तो लद्दाख में सौर एवं पवन ऊर्जा और IT के लिए व्यापक संभावनाएं हैं, जिनका धूल रहित और ठंडा परिवेश तकनीकी कंपनियों के लिए आदर्श ठिकाना होगा। तो दोस्तों, इस लेख के माध्यम से आपने जाना कि कितना बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है आर्टिकल 370 और 35A को अब्रोगेट करने से। यदि इस प्रकार की कोई भी आपसे डिबेट करना चाहा या मनसा रखता है तो ज़रूर आप इन पॉइंट्स को रखें उसके बीच। आप बताएं उसे कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है जब से धारा 370 और 35A को हटाया गया है। कुछ लोग हैं जो गलत मानसिकता के आधार पर समाज में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।